हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओपी मिश्रा, जो कि डायरेक्टर हैं भूकंप विज्ञान केंद्र से। ओपी मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं, ओपी मिश्रा जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, क्या आकलन करें, कितना नुकसान पहुंचा होगा इसके बाद? देखिए, ये जो अर्थक्वेक हुआ, जो भूकंप हुआ है, वो म्यांमार का एक सगाइंग फॉल्ट है जिसकी लंबाई जो है 1200 किलोमीटर है और काफी जो है ये इसका जो ये उस क्षेत्र का सबसे बड़ा फॉल्ट माना जाता है और यहाँ पर अर्थक्वेक हुआ है और इसका रप्चर डायरेक्शन जो है वो थाईलैंड के तरफ में है। इसलिए वहां पर काफी लोगों ने शेकिंग फील किया। जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, जो हाई इमारत है, उन पर ज्यादा शेकिंग का इम्पैक्ट रहा और ये फॉल्ट जो है हमेशा ही 7 मैग्नीट्यूड के ही अंतराल में एनर्जी जनरेट करता रहा। तो ये एक तरह से ये नोन फॉल्ट है, सेस्मोजेनिक फॉल्ट है और ये बहुत ही सैलो अर्थक्वेक कहा जाता था। हम लोग फिक्स 10 किए हैं, लेकिन इसका एक्चुअली जो है 30 से 35 किलोमीटर इसका डेप्थ है और इसका स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट होता है, जिसमें मतलब कि दो टकराने वाले प्लेट घर्षण करके निकले हैं। इसलिए ये तब ये जो है इसकी एनर्जी ज्यादा होने से जो इमारत जो है उतनी मजबूत नहीं होगी, उस पर काफी इमारत तो इम्पैक्ट हुआ होगा। अभी आपने बैंकॉक में देखा होगा, मेरे काफी परिचित जो है तो सुबह में ये फोन किए कि 16 तला पर उनका छत जो है बेड पर गिर गया है और वही बिल्डिंग धराशायी हुई है। तो इससे जिसका फाउंडेशन वीकर था और जिसका एम्प्लीफिकेशन जो है सेस्मिक वेव का इतना ज्यादा था, उसका नहीं पाया, तो इस तरह के सारे इमारतें जो है वो जो पूरी डैमेज हुई है। जी, ओपी मिश्रा जी, जानना ये चाहेंगे, इतनी तेज जो तीव्रता मापी गई, आप ये समझिए 6.8 से ही जब ज्यादा ऊपर उठता है तो बहुत नुकसान होता है। 7.7 क्या वजह रही, क्या इसका अगर रीजन समझे? और सबसे बड़ी बात है कि देखिए इसमें पहले से अवेयरनेस भी नहीं होता, इसलिए भारी नुकसान हो जाता है भूकंप आने के बाद। आपने सही कहा, लेकिन देखिए जहां पर ये हजार्ड जोन डिमार्केट किए गए हैं, पूरा वर्ल्ड का, साउथ एशिया का और जो पूरा इंडिया का भी, ये बहुत ही हजार्डस जोन में आता है म्यांमार का, क्योंकि इंडो बर्मा प्लेट जो है वहां सबडक्ट करता है। ये इंडो बर्मा रीजन बोलते हैं इसको, जहां पर इंडियन प्लेट सबडक्ट करता है म्यांमार का वो जो बर्मा ट्रेंच जो है वहां पर, और ये वो काफी डिमार्केटेड जोन है। चिंदविन बेसिन में ये सगाइंग फॉल्ट को काफी सेस्मोजेनिक माना गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जियोलॉजिकली, जियोफिजिकली, सेस्मोलॉजिकली जो हम इसके स्टडी करते हैं और अर्थक्वेक बताते रहते हैं, तो ये एक वार्निंग पहले से ही दी गई है कि आप कहां पर रह रहे हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन ये अंदेशा नहीं होता कि कितना बड़ा शेकिंग जो है किस टाइम आएगा, और टाइम का नहीं है, लेकिन लॉन्ग टाइम आपको ऑलरेडी वार्निंग है कि आपको जो सेस्मोजेनिक फॉल्ट है वो इतना बड़ा अर्थक्वेक 5 to 7 मैग्नीट्यूड का जनरेट किया तो अभी भी करेगा। तो इसकी सबसे बड़ी है। दूसरा चीज है कि जब अर्थक्वेक होता है तो अर्थक्वेक होने का रप्चर किस डायरेक्शन जा रहा है, ये बहुत बड़ा खतरनाक चीज होता है। यदि यही रप्चर इंडिया की तरफ में जाता है या फर्दर जो है आप दूसरी म्यांमार की तरफ न होकर बांग्लादेश की तरफ जाता, तो ऊपर की जान माल की काफी क्षति होती। इसलिए ये बड़ा फॉल्ट जो है ये म्यांमार के से निकल के वो अपना साउथ ऑफ द जो मेन शॉक हुआ सुबह में 11:50 में, तो देखिएगा साउथ में इसका पहला आफ्टर शॉक हुआ है 7 मैग्नीट्यूड का। इसका मतलब रप्चर डायरेक्शन पूरा डिफाइन हो गया कि ये मेन शॉक से साउथ की तरफ जा रहा है, म्यांमार के मतलब थाईलैंड की तरफ। इसीलिए वहां पर काफी जो है जान माल की क्षति का रिपोर्टिंग आ रहा है। और शेकिंग तो सारे नॉर्थ ईस्ट के छोटा कम और बेसी जो शेकिंग अनुभव किए होंगे, लेकिन उतना शेकिंग उधर नहीं गया क्योंकि रप्चर का डायरेक्शन अलग था, अलग डायरेक्शन में था। जी बिल्कुल सर, लेकिन क्या होता है कि जब भी इतने तेज झटके महसूस किए जाते हैं, हमने अभी नेपाल में भी देखा था क्या भारी तबाही हुई थी, भारत में भी कई बार ऐसे तबाही आई है, लेकिन क्या होता है कि अभी जब म्यांमार की बात करें, बैंकॉक की बात करें, अगर जापान एग्जाम्पल है जो कि बार बार झटके आते हैं, पहले से वहां पर अलर्ट किया जाता है। इसमें तो यही है कि पहले से ही ऐसी व्यवस्था कुछ की जाए जो खास तौर पर बिल्डिंगों का निर्माण होता है। क्या आपको लगता है कि आजकल कहीं ना कहीं इन चीजों को दरकिनार किया जाता है? क्या ऐसे एहतियातन बरतने चाहिए? देखिए, जो सबसे इसका निदान है, आप अलर्ट और फोरकास्ट अर्ली वार्निंग अर्थक्वेक होने के बाद ही देते हैं। सबसे बड़ा इसका निदान है कि जो जितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जितने इमारतें बन रही है, जितने ब्रिज, पुल, जितने वाइटल इंस्टॉलेशन बन रहे हैं, वो अर्थक्वेक रिस्क रेजिलियंट, मतलब कि भूकंप अवरोधी हो। उसके लिए भारत सरकार ने सारे सिटी के प्रकल्प को माइक्रोजोनेशन करके जोन के अंदर का पैरामीटर देके वो बिल्डिंग नया डिजाइन कोड बनवा रहा है, और जितने बिल्डिंग बन रहे हैं बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, वो सब अब जो है भूकंप के अवरोधी मापदंडों पर बन रहे हैं। और जापान में सारे बिल्डिंग अवरोधी मापदंडों पर बने हुए हैं। आपको याद होगा कि जापान का एक अर्थक्वेक 1995 में आया,
उसके बाद 2004 में आया तो 95 के बाद कोड फिर बदल दिया जी। 2004 में आया तो फिर कोड बदल दिए, क्योंकि ये अर्थक्वेक के पावर को अपना एक एनिमी मानते हैं और उस पावर को सुपरसीड करने के लिए अपने स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। तो इस तरह से यहाँ कोई कोताही नहीं है, क्योंकि जापान तो जक्स्टापोजिशन ऑफ 4 प्लेट बैठा हुआ है, तो उसका जो अर्थक्वेक का रिस्क पोटेंशियल है वो कहीं हमारे इंडिया, म्यांमार तो है ही नहीं है। म्यांमार में तो ये बैंकॉक और थाईलैंड में तो कोई ऐसा सेस्मोजेनिक फॉल्ट नहीं है जो इतना बड़ा अर्थक्वेक करे। ये ट्रांस बाउंड्री अर्थक्वेक है, मतलब म्यांमार में हुआ, इंडिया में फीलिंग हुई, उधर बैंकॉक में फीलिंग हुआ और बांग्लादेश में फीलिंग हुआ। तो ये एक तरह से ये ट्रांस बाउंड्री अर्थक्वेक जिसका फॉल्ट कनेक्टिविटी होता है तो हो रहा है। अब ये सारे लोगों को ये स्ट्रक्चर्स अपने जो है मजबूत बनाने होंगे, जो कि अर्थक्वेक के शेकिंग के फ्रीक्वेंसी से और स्ट्रक्चरल के फ्रीक्वेंसी से मैच ना हो या उससे कम ना हो। इसीलिए ये एक ही निदान है, और जापान जो है इसी पर ज्यादा जोर देता है, स्ट्रक्चर पर जोर देता है, ना कि वार्निंग पर और फोकस पर। सर, तो क्या स्ट्रक्चर के अलावा जैसे एहतियातन, क्योंकि अभी मैं तस्वीरें अब दिखा रही हूँ एयरपोर्ट की, आप समझिए कि क्या मंजर, इतने लोग, बच्चे सहमे हुए हैं, और जब भी ऐसी तबाही आती है कितना नुकसान होता है। उसके अलावा और क्या ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं कि जिससे कई देश को एक सबक मिले, और ऐसे जब इतनी तेज गति से तीव्रता मापी जाती है तो जो इतना नुकसान होता है उससे बचा जा सके? हाँ, ये देखिए एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बोला है कि ये पूरी अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम प्रिकॉशनरी लेना है, पैनिक नहीं होना है, जंप नहीं करना है। आपको मैं बताऊं कि आज सुबह में जो मुझे खबर आया अपने ही जाने पहचाने लोग से कि 16 ताला पर जब शेकिंग आया तो लड़की मोजा पहने हुए नीचे आ गई। उस समय में लिफ्ट ना चलाएं, वो तो अच्छा था कि उस टाइम मेन शॉक के बाद में इंटरवल करीब 10 से 12 मिनट था। यदि वही आफ्टर शॉक तुरंत शुरू हो जाता तो और भी घटनाएं घट सकती थी। वो लड़की लिफ्ट से तुरंत जो है नीचे आ गई, और उसका फ्लोर जो है जस्ट वो घर से निकलती है और उसका छप्पर जो बेड पर गिरता है, तो ये बहुत टाइम रेस्पॉन्स कम होता है। इसके लिए ये अभी क्या किया जा रहा है कि अभी अवेयरनेस है, जो कि भाई आप जो है किसी बिल्डिंग के कोने में छिप जाइए, विंडो से जंप न करिए, लिफ्ट न चलाइए, गैस को बंद कर दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बंद करिए। माने कि आफ्टर इफेक्ट अर्थक्वेक का जो इम्पैक्ट है वो काफी डिजास्टर्स होता है। वो अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम सारा देश कर रहा है। लेकिन इस तरह के सडन जो अर्थक्वेक आएंगे उसका एक ही निदान है कि आपका स्ट्रक्चर जो है, आपका कवच जो है, आपका अम्ब्रेला है, वो अर्थक्वेक के रिस्क रेजिलिएंट होना चाहिए, उसकी शेकिंग को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, और बिल्डिंग जो पूरा साउंड बिल्डिंग डिजाइन कोड पर बनना चाहिए। यदि पुराने बिल्डिंग है तो उसका रेट्रोफिटिंग किया जाए, जिससे कि आने वाले भूकंप के लिए वो काफी जो है अवरोधी हो। तो यही सब है, और सारा विश्व ये कर रहा है। वो चाइना कर रहा है, ताइवान कर रहा है, आप देखिए फिलीपींस कर रहा है, जापान कर रहा है, सारे यूएसजीएस जितना यूनाइटेड नेशन के हैं सारे कंट्री है। हमारा देश भी काफी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम और एनडीए में मॉक ड्रिलिंग करता है, लोगों को अवेयरनेस देता है, एनआईडीएम भी ट्रेनिंग देती है। हम पूरा अर्थक्वेक का सटीक जानकारी देते हैं पब्लिक को, इसलिए क्योंकि कोई पैनिक ना हो। अब जैसे कि हमारे में आज जो है कुछ देर के बाद ही गारो हिल्स में 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ। लेकिन इसका इससे कनेक्शन नहीं है। ये कनेक्शन जब पूरी करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर में हुआ, उसका अपना फॉल्ट का रप्चर है। तो कनेक्टिविटी कभी कभी फॉल्ट से होता भी है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो इसलिए इसकी जो है बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाता है सर ऐसी स्थिति में कि पैनिक ना हो, जहां रहें वहां कम से कम कोशिश करें कि घरों से निकल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।